नमस्ते सभी को। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रुति परब टीचर आपको परिसर अध्ययन भाग 1 विषय पढ़ाती हूँ। लॉकडाउन चालू है, स्कूल बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं है। हमें रोज पढ़ना है, रोज अपना अध्ययन अध्यापन करना है। बच्चों, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, ये सिर्फ आपकी वजह से हमारी सफलतापूर्वक चल रही है। आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे आज भी वंचित है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें आपको बताना है इस लिंक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, इस चैनल के बारे में, इस पब्लिक स्कूल के बारे में, और उनको भी अपने साथ जोड़ना है। बच्चों, आज मैं कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। कल आपको बताया गया था कि बच्चे जुड़ते हैं कभी भी, जैसे कोई 8:15 बजे आता है, कोई 8:30 बजे आता है, कोई बार बार आके लेफ्ट होता है। तो बच्चों, ये गलत बात है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको बराबर 7:55 पे ज्वाइंट होना है और पूरा लास्ट क्लास खत्म होने तक आपको कंटिन्यू रहना है। ये नहीं कि बार बार लेफ्ट होना है, आना है, जाना है। आपको अनुशासन का पालन करना है और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। बच्चों, परिसर अर्थात हमारे आसपास का परिसर। यह जो परिसर है, इसमें सजीव निर्जीव सभी वस्तुएं हैं। लेकिन ये जो सजीव है, ये सजीव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से निर्भर है, और इसी के कारण प्रकृति का ये जो संतुलन है, ये बना हुआ है। तो हम अपनी आज की जो तासिका है, उसमें अपना अगला जो पाठ है, पाठ नंबर 2, सजीवों का सहसंबंध, इसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो अभी हम अपने क्लास में चलते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपको पता ही है, हमारी ये जो क्लास है बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित है। आज का जो हमारा सुविचार है बच्चों, प्रकृति है सजीवों के लिए वरदान। प्रकृति है सजीवों के लिए वरदान, प्रकृति से ही है सजीवों को जीवन दान। जी बच्चों, जीव जंतु हमारे लिए उपकारी है। जीव जंतु मानव जाति के लिए सदैव ही उपकारी है, और वे हमेशा से ही मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करते हैं। हमारा जीवन और जीव जंतु का जीवन एक प्रतिरक्षण चक्र है। पृथ्वी पौधों का पोषण करती है और पौधे कीटों, पक्षी तथा जंगली पशुओं को पोषित करते हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, भेड़, बैल, गाय, मधुमक्खी, मछली, मेमने, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि सभी जीव मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जीव जंतु हमारे लिए बहुत ही उपकारी है। हम मनुष्य अपने जीवन में और मृत्यु के बाद भी किसी के काम इतने नहीं आते जितने कि ये पशु काम आते हैं। जो जीते जी हमारे काम आते हैं और मरने के बाद भी ये हमारे लिए बहुत ही काम आते हैं। हमारे देश में ये पशु मनुष्य के लिए विकास सर्जन का कार्य करते हैं। बच्चों, ये प्रकृति हमारे लिए परोपकारी है। शुद्ध हवा, भोजन, पानी तथा आवास की सारी योजना इस प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। सभी प्रकार के सजीव जीव जंतुओं के कारण ही इस प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रकृति की शुद्धता तथा स्वच्छता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पर्यावरण का रक्षण करना ही हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ सुंदर भारत बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सभी जीवों जंतु के प्रति दया भाव, प्रेम, करुणा हमें रखनी चाहिए। हमारा विषय है परिसर अध्ययन भाग 1 और हमारे पाठ का नाम है सजीवों के परस्पर संबंध, और मैं आपकी टीचर श्रुति परब। अब देखते हैं बच्चों, सजीव किसे कहते हैं। सजीव अर्थात जिन्हें हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें सजीव कहते हैं। अब सजीव के 2 प्रकार हो सकते हैं, जैसे वनस्पति और प्राणी। अर्थात जितने भी पेड़ है, पौधे है, बेल है, लताएं है, वो सभी किसमें आ जाएंगी? वनस्पति में। और पशु, पक्षी, मनुष्य और सारे कीटक किसमें आ जाएंगे? प्राणी में। तो इसका वर्गीकरण 2 पार्ट में होगा, एक वनस्पति जीवन और दूसरा प्राणी जीवन।
अब देखते हैं सजीवों के लक्षण कौन से हैं बच्चों। सजीव अर्थात जो जीवित है, जैसे पेड़, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सभी सजीव है। हम सजीवों के लक्षण जानते हैं। पहला है सजीव हिलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, श्वसन करते हैं, अर्थात सजीवों में गति होती है। सजीवों में जीवन होता है और उनकी जन्म और मृत्यु निश्चित होती है। जीवोत्पत्ति अर्थात क्षमता होती है। सजीवों में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये जो है सजीवों के लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में पोषण होता है और सजीवों में संवेदना होती है। सुख दुख उनको मालूम पड़ता है, उनमें संवेदना होती है, फीलिंग्स होते हैं। परिसर अर्थात अपने आसपास का वातावरण। हमें अपने आसपास अनेक प्रकार के सजीव दिखाई देते हैं। बच्चों सजीवों की कई आवश्यकताएं होती है। सजीवों की आवश्यकताओं की आपूर्ति परिसर से ही होती है। हमारी कई आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, हवा, पानी, वस्त्र और निवास। ये सभी जो आवश्यकताएं हैं ये हमारे परिसर के विभिन्न घटकों द्वारा पूरी होती है। हमारे प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, पहला है पानी, फिर है भोजन, निवास अर्थात जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये आवास हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है। फिर है कपड़ा और हवा। ये जो हमारी प्रमुख आवश्यकताएं है। हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चों वनस्पति द्वारा होती है। फल, फूल, सब्जी, अनाज, दालें, धागे, लकड़ी, औषधि, ये सभी हमें वनस्पति से मिलता है। देखो बच्चों वनस्पति पर हम लोग निर्भर है। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हो या पशु पक्षी, सभी जो है वो किस पर निर्भर है? वनस्पति पर। तो वनस्पति से हमें क्या क्या मिलता है? फल, सब्जी, अनाज, दालें, धागे, लकड़ी और सभी प्रकार की औषधि। ये हमें किससे मिलती है? वनस्पति से। तो मनुष्य तो वनस्पति पर निर्भर है। उसी प्रकार सभी प्रकार के जो अन्य प्राणी हैं, जैसे जंगली प्राणी हो, पालतू प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीटक हो, ये भी क्या है? वनस्पति के ऊपर निर्भर है। तो उन्हें वनस्पति से क्या मिलता है? उन्हें वनस्पति से फल मिलता है, पत्तियां मिलती है, खाने को घास मिलती है और आवास मिलता है। आवास अर्थात ये जो पक्षी, ये जो प्राणी हैं, अपना घोंसला पेड़ पर बनाते हैं। वनस्पति का जो उपयोग है वो अपने आवास के लिए करते हैं। जैसे जंगल में कई प्राणी आपको दिखाई देते हैं। तो मनुष्य प्राणी हो या अन्य पशु पक्षी हो, सभी लोग किसके ऊपर निर्भरित है? वनस्पति के ऊपर। वनस्पति पर हम लोग निर्भर है। अब उसी प्रकार बच्चों प्राणी हैं। प्राणियों से भी हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं। उन पर अपना, जैसे कि मैंने बताया, प्राणी के महत्वपूर्ण जो उपयोग है, दूध, अंडे, मांस, ऊन, चमड़ा, सवारी तथा बोझा ढोने के काम हमें प्राणी आते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग वनस्पति के ऊपर निर्भर है। उसी के प्रकार हम लोगों को प्राणी से भी हमें अत्यंत लाभ होते हैं। प्राणियों पर भी हम लोग निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्राणियों से हमको दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा मिलता है। सवारी करने के लिए अर्थात आने जाने के लिए भी हम लोग प्राणियों का उपयोग करते हैं। बोझा ढोना हो तो हम लोग प्राणियों का उपयोग करते हैं। अर्थात मनुष्य जितना वनस्पति के ऊपर निर्भर है, उतना ही वो प्राणी के ऊपर भी निर्भर है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, सह संबंधित है। उसी प्रकार बच्चों मांस खाने वाले जो प्राणी हैं, ये प्राणी भी दूसरे प्राणी पर निर्भर है। जैसे बकरी शाकाहारी है, बकरी पत्ते खाती है, लेकिन बाघ है, शेर है, चीता है, ये जो प्राणी हैं, ये घास खाने वाले प्राणियों को खाते हैं। उनका अपना भक्ष्य बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं
और अपना पेट उनसे भरते हैं। अर्थात वनस्पति प्राणी पर निर्भर है, प्राणी वनस्पति पर निर्भर है और मनुष्य वनस्पति और प्राणी के ऊपर निर्भर है। इसी तरह वनस्पतियां भी हम प्राणी और मनुष्य पर निर्भर है। देखो बच्चों, सिर्फ हमें ही उनकी जरूरत नहीं है, तो वनस्पति को भी हमारी जरूरत है, क्योंकि हम लोग पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, तभी वनस्पति का जीवन होता है। वनस्पतियां भी हम प्राणी और मनुष्य पर निर्भर होते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई वनस्पतियां, पेड़ पौधे लगाते हैं। साथ ही प्राणी भी फल खाकर फल के बीज इधर उधर फेंकते हैं। तब क्या हो जाता है, नए स्थान पर वनस्पतियां उग जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि घर की छतों पर, दीवारों पर नए पौधे अपने आप उग जाते हैं। परिसर की बहुत सी वनस्पतियां अलग अलग कारणों से हमारे लिए उपयोगी है। जैसे बच्चों, ये है नागबेल का पत्ता। ये जो नागबेल जो वनस्पति है, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला पत्ता भी कहते हैं। सर्दी, कफ, खांसी में ये पत्ता अत्यंत गुणकारी है। भगवान गणपति जी को भी हम लोग इसका जो है चढ़ाने के काम आता है। सर्दी कफ में भी औषधि उपयोगी है। उसी प्रकार बच्चों, ये है पलाश के पत्ते। पलाश के पत्तों का पत्थर तथा छप्पर बनाने में उपयोग होता है। ये है मेथी के पत्ते। मेथी के पत्तों की सब्जी बनती है। मेथी अत्यंत गुणकारी है, औषधि है। मेथी के जो दाने होते हैं, उसका भी उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह है बच्चों अड़ूल शाह के पत्ते। अड़ूल शाह के पत्ते खांसी कफ में अत्यंत उपयोगी होते हैं। किसी को भी ज्यादा खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो अड़ूल शाह के पत्तों का जो रस है वो पिलाया जाता है और उससे आराम मिलता है। इसे कहेंगे नीम के पत्ते, अर्थात करी पत्ता, मीठा नीम। करी पत्ते का उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं। मम्मी सब्जी का तड़का देने के लिए इसका उपयोग करती है। ये जो मीठा नीम होता है, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए इसको हमें भोजन में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वनस्पतियां बच्चों हमारे मित्र होते हैं। पेड़ों से, वनस्पतियों से हमें फल, फूल, छाया, औषधि के साथ साथ अनाज, दलहन, तेलहन, फल और फूल प्राप्त करने के लिए हम वनस्पतियां उगाते हैं। इन्हें उगाने के बाद हम उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है सजीवों की आवश्यकता। सजीवों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। अर्थात क्या, कि कुछ सजीवों की आवश्यकता अधिक होती है, कुछ सजीवों की आवश्यकता कम होती है। किसी का स्वरूप अलग होता है, किसी की व्याप्ति अलग होती है। जैसे कि ये जो चूहा है, हमारी क्या आवश्यकता है, भोजन, पानी, हवा, ये सभी सजीवों की आवश्यकता है। परिसर द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु प्रत्येक प्रकार के सजीवों की आवश्यकता उनमें अंतर होता है। जैसे चूहा दिन भर जितना पानी पीता है, उतने पानी से हाथी की एक बार की प्यास नहीं बुझ सकती। देखो बच्चों, चूहा इतना सा होता है और हाथी विशालकाय महाकाय होता है। उसकी प्यास अत्यंत ज्यादा होती है, अधिक होती है। चूहे की अपेक्षा में उसकी प्यास अधिक होगी, उसकी आवश्यकता अधिक होगी। तो सजीवों में आवश्यकताओं में उनके अंतर होता है। दोनों का भी खाना पीना अलग अलग होता है। ये है मेंढक और तितली। बच्चों, जो तितली होती है वो फूलों के मीठे मकरंद से अपनी भूख मिटाती है, परंतु मेंढक मेंढक को क्या चाहिए, कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव। मेंढक फूलों का मकरंद पीकर नहीं जी सकता, उसको क्या चाहिए, अपना भक्ष्य चाहिए। तो मेंढक की और तितली की दोनों की आवश्यकताएं क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार बच्चों, ये है बकरी और
बाघ। बकरी शाकाहारी है और बाघ मांसाहारी है। बकरी क्या करती है? पेड़ के पत्ते खाती है, घास खाती है, परंतु बाघ पेड़ के पत्ते या घास खाकर जीवित नहीं रह सकता। वो उसी बकरी को खाता है जो बकरी घास और पत्ते खाती है। अर्थात प्राणी प्राणी पर निर्भर है, वनस्पति प्राणियों पर निर्भर है, और हम वनस्पति और प्राणी पर निर्भर है। और इनकी आवश्यकता भी अलग अलग है। जो आवश्यकता बाघ की होगी वही बकरी की नहीं हो सकती। अब है कबूतर और मछली। आप देख सकते हो मछली पानी में रहती है। पानी में जो ये मछली है वो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो घुला हुआ ऑक्सीजन मछली श्वसन करती है और पानी में जीवित रहती है। परंतु अगर हम लोग कबूतर को पानी में रखेंगे तो कबूतर मर जाएगा, वो पानी में जीवित नहीं रह सकता। अर्थात पानी की आवश्यकता मछली को है, उतनी आवश्यकता कबूतर को नहीं है, वो पानी में नहीं जीवित रह सकता। उसकी आवश्यकता भिन्न है और मछली की आवश्यकता भिन्न है। यह है रामबाण नामक वनस्पति। ये जो वनस्पति है सिर्फ पानी में जीवित रहती है। ये पानी, जितना भी पानी अधिक होगा उतनी ये वनस्पति बढ़ेगी। इस वनस्पति को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन नींबू और बैंगन अगर हम लोग पानी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सड़ जाएंगे, वो पानी में जीवित नहीं रहेंगे, पानी में सड़ जाएंगे दोनों भी वनस्पति। इनको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी की रामबाण नामक वनस्पति को होती है। तो ये जलीय वनस्पति है, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसकी तुलना में नींबू और बैंगन को उतनी आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों ने केजी में सीखा है कि मछली जल में रहती है, बाहर निकालने पर मछली मर जाती है, क्योंकि मछली पानी में जीवित होती है, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती है और उसके गलफेड़ों द्वारा वो उसका अपना श्वसन करती है। इसीलिए मछलियां जमीन पर जीवित नहीं रह सकती। अर्थात बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि जहां सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति होती है वही उसी परिसर में वो दिखाई देते हैं। जैसे मछली पानी में, जलीय वनस्पति पानी में, बाघ शेर जंगल में, जहां उनकी आवश्यकता पूरी होती है वहीं पर उसी परिसर में ये हमें दिखाई देते हैं। अब ये दो पौधे हैं, ये मोट का पौधा है। ये मोट का पौधा 1 नंबर पे हमने कम पानी डाला है और 2 नंबर पे हमने ज्यादा पानी डाला है। इन पौधे में पहले वाले में कम पानी डालने के कारण वो जीवित है, जबकि दूसरे वाला पौधा सूख गया है, मर गया है, सड़ गया है, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी डाला है। आवश्यकता से अधिक पानी मिलने पर वो सड़ जाती है। अर्थात ये मोट का पौधा जलयुक्त स्थान पर जीवित नहीं रह सकता। तो वनस्पतियों को भी पानी की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारा अगला मुद्दा है बच्चों, सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। मैंने बताया था हमको परिसर में ही खाना मिलता है, परिसर में ही हमको पानी मिलता है, परिसर में ही हमको हवा मिलती है, परिसर में ही हमको निवास मिलता है, परिसर से ही हमको कपड़े मिलते हैं। अर्थात सजीवों की जितनी भी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति परिसर से ही होती है। सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे बाघ जंगल में रहता है, वह घास में छिपा रहता है, और वो हिरण, नीलगाय तथा जंगली भैंसा जैसे प्राणियों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि लंबी लंबी घास में, जंगल में वो छिपकर रहता है। बाघ प्राय पहाड़ियों की घाटी अथवा उनकी गुफा में रहता है। बाघ के शरीर पर धारियां पट्टे होते हैं। भक्ष्य के लिए वह खास घास में घात लगाकर बैठा रहता है, परंतु शरीर की धारियों के कारण भक्ष्य को बाघ का पता नहीं चलता। घास वाले क्षेत्रों में हिरण, नीलगाय, जंगली भैंसा जैसे प्राणी को भूख लगने पर उन्हें खाकर बाघ अपना पेट भरता है। इन स्थानों पर घनी झाड़ियां, ऊंची घास,
पहाड़ी गुफा में निवास के लिए बाघ को ओट मिल सकती है। ये समस्त चीजें जहाँ होती है वहीं पर बाघ पाया जाता है। बच्चों, बाघ के शरीर पर धारियां पट्टियां क्यों होती है? क्योंकि बाघ क्या है? मांसाहारी प्राणी है। धारियों पट्टियों के कारण बाघ ऊंची घासों में आसानी से छिपता है। वह आसानी से शिकार करके अपना पेट भर सकता है। मनुष्य को ये देखो, इस प्रकार से जहां उसको पानी मिलेगा, जहां उसको शिकार मिलेगा, उसी स्थान पर बाघ दिखाई देता है। अर्थात सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी आवश्यकता परिसर से ही पूर्ण होती है। मनुष्य को प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े से मिलता है। ये जो रेशम का कीड़ा है, इससे हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है, धागा मिलता है। वृक्ष के स्थान पर बंदर जो है, वो बंदर वृक्ष पर पाए जाते हैं। बंदर भी वृक्ष के स्थान पर अपना घर बनाते हैं, वहां पे रहते हैं, अपना भोजन के रूप में फल खाते हैं। वृक्ष ही बंदरों का आश्रय और निवास स्थान है। उसी प्रकार कुछ पक्षी वृक्ष के कोटरों में रहते हैं, भोजन के रूप में वृक्ष के फल खाते हैं, वृक्ष पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते, वे रात के समय वृक्ष पर ही अपना विश्राम करते हैं। यदि दिमाग वृक्ष को खोखला बना देता है तो वृक्ष सूख जाता है और कुछ समय के बाद गिरता है। ये जो सजीव है, ये वृक्ष पर ही अपना घर बनाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्राणियों को पालता है। पाले गए प्राणियों से वह अपार स्नेह करता है। वह उनकी आवश्यक देखभाल भी करता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, प्राणियों के बीमार होने पर उनका उपचार करता है। इन प्राणियों द्वारा मनुष्य को कई प्रकार की वस्तुएं मिलती है। कुछ प्राणी मनुष्य के लिए बोझ ढोने और बैलगाड़ी खींचने में उपयोगी होते हैं। खेती की जोताई, बोआई जैसे परिश्रम वाले कामों के लिए किसान इन पालतू प्राणियों की सहायता लेता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, भेड़ों से मनुष्य को ऊन मिलता है। पालतू प्राणी भी मनुष्य को स्नेह करते हैं। बच्चों, प्राणी हमारे मित्र है। अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कई प्रकार के प्राणी पालते हैं। हाँ, इन पाले गए प्राणियों का हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग करते हैं। दूध, मांस, अंडा जैसे खाद्य पदार्थ प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ग्रामीण भागों में गाय, भैंस के गोबर से उपले बनाकर उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जानवरों के मलमूत्र से गोबर गैस तथा प्राकृतिक खाद तैयार की जाती है। सही मात्रा में चारा, चुनी, सानी, खली देकर और उचित निवास स्थान बनाकर हम पालतू प्राणियों की देखभाल करते हैं। इस खेती में हमको ऐसे प्राणियों का उपयोग होता है। बच्चों, आपको पता है भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठता है? मैं बताती हूँ। घास वाले स्थान पर भैंस घास चरती है, उस समय उसकी पीठ पर बगुला अवश्य आकर बैठता है। बगुले के भोजन में विभिन्न प्रकार के कीटकों का समावेश होता है। घास में अधिक संख्या में कीटक होते हैं, परंतु ये कीटक बगुले को आसानी से स्पष्ट नहीं दिखते। इसीलिए बगुला क्या करता है? इन कीटकों को पकड़ने के लिए भैंस के पीठ पर बैठता है। जैसे ही घास चरने के लिए भैंस आगे आगे बढ़ती है तो कीटक ऊपर उड़ते हैं और बगुला क्या करता है? उन्हें पकड़ता है और खाता है। उसी समय भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला उन कीटकों को सफाई से पकड़ लेता है और उन्हें निगल जाता है। अर्थात आप देख सकते हो कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
जिस प्रकार मनुष्य को प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी प्राणियों की आवश्यकता होती है। अनाज, साग, सब्जी, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि मनुष्य को वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। फूल हमें वनस्पतियों से मिलते हैं। कपड़ों के लिए आवश्यक कपास हमें वनस्पतियों से मिलता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनस्पतियों का विधि पूर्वक हम लोग क्या करते हैं? रोपण करते हैं, बीज बोते हैं, उन्हें सही ढंग से पानी मिलता रहे इसका ध्यान रखते हैं। आवश्यकता के अनुसार उन्हें दवाई देते हैं, उनमें कीड़े ना लगे उसके लिए कीटकनाशकों का छिड़काव करते हैं। वनस्पतियां भी हमें भर भर कर देती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिसर के अन्य सजीवों को भी परिसर से ही भोजन मिलता है। भूख लगने पर छिपकलियां कीड़े खाती है। देखो छिपकली जो आपने देखी होगी घर में, वो क्या करती है? जितने भी मच्छर है, कीटक है, जितने भी कीड़े हैं, वो क्या करती है? मछलियां अपना भोजन बनाकर उसे खाती है। उसी प्रकार विशेष प्रकार के जो सांप होते हैं, वो सांप क्या करते हैं? चूहे को खाते हैं। ये उसका भक्ष्य है, ये उसका भोजन है। बाघ हिरणों को खाता है। भेड़ बकरियां झाड़ी की पत्तियां खाती है। गाय और भैंस घास खाती है। अर्थात सभी सजीवों को भोजन कहाँ से मिलता है बच्चों? परिसर से ही मिलता है। सभी सजीवों को अपना भोजन परिसर से ही मिलता है। अब अगला मुद्दा है वृक्षवासी। आज हमको नया शब्द सीखना है, वो शब्द है वृक्षवासी। वृक्षवासी अर्थात क्या? जो वृक्ष पर रहते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़ और वासी मतलब उस पर रहने वाले। वृक्ष अर्थात पेड़, वासी अर्थात रहने वाले। अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ों पर व्यतीत करने वाले प्राणी, उन्हें क्या कहेंगे? वृक्षवासी। पेड़ों पर रहने वाले प्राणी। वृक्ष पेड़वास पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ों पर व्यतीत करने वाले प्राणी, पेड़ों पर रहने वाले प्राणी बंदर और गिलहरी जैसे प्राणी है। आवास पर, उनका आवास पेड़ पर होता है। देखो बंदर हमेशा पेड़ पर रहता है, तो बंदर क्या हुआ? वृक्षवासी। इन इन इसका उन्हें कुछ लाभ भी मिलता है। ऊंचाई पर रहते हैं, ये देखो ऊंचाई पर रहने वाले ये जो प्राणी हैं, इसके कारण उन्हें अपना जो भक्ष्य है, अपना जो शिकार है, वो उन्हें आसानी से मिल जाता है। साथ में शत्रुओं से अपनी रक्षा उन्हें आसानी से कर सकते हैं और इसलिए वो वृक्ष पर बैठते हैं। इसके अतिरिक्त फल खाकर वो अपना पेट भी भरते हैं। उन्हें वृक्षवासी या वृक्षारोही प्राणी कहते हैं। वे जिन पेड़ों के सहारे जीवित रहते हैं, अनजाने में उन पेड़ों की वो सहायता भी करते हैं। बच्चों ये क्या करते हैं? ये जो प्राणी हैं, ये फल खाते हैं और उसके बीज कहीं पर भी फेंकते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? जैसे ही बरसात आती है, फिर वहां पर नए वृक्ष निर्माण होते हैं। उनकी विष्ठा के माध्यम से पेड़ों के फलों के बीज पूरे परिसर में सर्वत्र बिखरते हैं और इसके कारण नवीन स्थानों पर पेड़ों के उगने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे पक्षी भी है जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार वनस्पतियां और प्राणी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बच्चों ये आम का पेड़ है। आम के पेड़ पर आने वाले फूलों के गुच्छे को बोर कहते हैं। आम के पेड़ पर बोर आने का समय प्रायः फरवरी मार्च का माह होता है। आम के वृक्ष 12 मासी भी होते हैं, इसलिए बोर आने का समय अलग अलग होता है। बच्चों ये जो फूल है, इससे क्या होगा? आगे इससे फल बनेंगे, आम तैयार होंगे। अब हमारा अगला मुद्दा है जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन। जलवायु अर्थात हमारे यहाँ पे हमारे देश में ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। फिर से एक बार देखेंगे, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल, ये 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्मकाल में हमें खूब गर्मी लगती है। उस समय हम क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, भरपूर पानी पीते हैं। वर्षा काल में बाहर जाने पर
शरीर को भीगने से बचाने के लिए हम छाते और कुछ बरसाती कोट पहनते हैं, है कि नहीं? हम लोग छाता लेते हैं, जैसे खेत में जो काम करते हैं वो बरसाती कोट पहनते हैं। और शीतकाल की ऋतु में ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जिस प्रकार इन 3 ऋतुओं का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार अन्य सजीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के अनुसार सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन हम प्रतिवर्ष देखते हैं। शीत ऋतु का वर्णन पतझड़ की ऋतु के रूप में भी करते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में बहुत से पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती है? झड़ जाती है। जिन प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर के बाल अत्यंत घने होते हैं, जिसके कारण वो ठंड से अपनी रक्षा कर सकते हैं। देखो बच्चों, ज्यादा बाल होने के कारण उनका क्या हो जाता है? ठंड से उनकी रक्षा हो जाती है। भेड़ों के कुछ प्रकार की बकरियों और कुछ प्रकार के खरगोशों में ज्यादा बाल होते हैं, जिससे उनकी ठंड से रक्षा होती है। शीतकाल का प्रारंभ होते ही आम का जो सीजन होता है, आम का जो पेड़ होता है उसमें फूल आने लगते हैं। उन्हें मैंने क्या कहा था? बोर कहते हैं। अब एक नया शब्द हमको सीखना है, वो है कोपल अथवा पल्लव। अर्थात कोपल मतलब क्या? पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां। पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां, ये ललचो रंग की होती है। जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती है, तब एक और उनका रंग बदलकर हरा हो जाता है। देखो, ये जो आम का पेड़ है, इसमें जो पत्तियां आती है इस प्रकार की लाल लाल होती है और बाद में वो हरी हो जाती है। फरवरी समाप्त होते होते इस प्रकार से उसका विकास होता है और उसे क्या कहेंगे? कोपल अथवा पल्लव। फरवरी माह समाप्त होते होते सर्दी का प्रभाव कम होने लगता है। मार्च का माह शुरू हो जाता है और उस समय अधिकांश पेड़ों में कोपल अथवा पल्लव फूटती है। जंगलों में सब ओर लालचो रंग वाली मुलायम कोमल पत्तियां दिखने लगती है। कोयल पक्षी की सुरीली आवाज भी कुछ स्थानों पर सुनाई पड़ती है। जब आप देखेंगे ग्रीष्म काल में तो क्या हो जाता है? कोयल सुर में गाती रहती है। गर्मी की बाजार में आम तथा तरबूज भरपूर आते हैं। हमने देखा था आम और तरबूज, इसे हम लोग गर्मी में खाते हैं। आम और तरबूज। महाराष्ट्र में सर्वत्र आम के पेड़ होने पर आम के लिए कोकण विशेष रूप से जाना जाता है। पहाड़ी ढलानों पर काजू छुपों के लाल पीले ढेंड सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो सीजन वाइज हमको फल भी मिलते हैं बच्चों। जून माह में आकाश में सर्वत्र काले बादल छा जाते हैं। बरसात की आहट होने लगती है। उस समय बाजार में कटहल, करौंदे, जामुन ये फल भी आते हैं। घास और कुछ बरसाती वनस्पतियों के बीज सर्वत्र बिखरे होते हैं। बरसात होते ही इन बीजों में अंकुर फूटते हैं। घास और कुछ अन्य वनस्पतियां बढ़ने लगती है। आसपास सभी ओर की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। कभी कभी 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। चारों ओर पानी होता है और मेंढक दिखने लगते हैं। कभी कभी एक ही सुर में वो अपनी टर टर की आवाज कानों में उनकी गूंजती है। बरसात समाप्त होते ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इससे मेंढकों को कष्ट होता है और वे जमीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं। उनकी यह नींद लगभग 7-8 माह तक चलती है। भोजन के लिए हम खेती पर निर्भर होते हैं। बरसात, ठंडी तथा गर्मी की ऋतुओं में हम क्या करते हैं? अपना खेती संबंधी अपने निश्चित काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वनस्पति और प्राणी एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। जिस प्रकार मनुष्यों को प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी प्राणियों की आवश्यकता होती है।
अब देखते हैं हमने क्या सीखा। हमारी और अन्य सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा होती है। मैंने बताया था भोजन, पानी, हवा, वस्त्र, निवास, हमको सब कुछ कहाँ से मिलता है? परिसर से। हर प्रकार के सजीवों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की होती है। बंदर तथा गिलहरी वृक्षवासी प्राणी हैं, ये वृक्ष पर रहते हैं। उनको पेड़ों द्वारा आधार और भोजन मिलता है। उनकी विष्ठा के माध्यम से बीज सर्वत्र बिखर जाते हैं। इससे नए स्थानों पर पेड़ अंकुरित होते हैं। कुछ पक्षियों को घोंसले बनाने में भी पेड़ों का उपयोग होता है। जिन स्थानों पर सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सजीव उन्हीं स्थान पर पाए जाते हैं। ऊंची घास की आड़ में घात लगाकर बैठने पर बाघ को भक्ष्य मिलता है, इसलिए बाघ घास वाले स्थानों पर पाया जाता है। जो वनस्पति जलीय वनस्पति नहीं है, वह पानी वाले स्थान पर टिक नहीं सकती। सजीव पर जलवायु के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। शीतकाल में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, जबकि बल वाले प्राणियों के शरीर के बल सघन हो जाते हैं। ग्रीष्मकाल का प्रारंभ होते ही पेड़ों पर कोंपलें फूटती है। वर्षा काल में सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है, मेंढक दिखाई देते हैं। अभी बच्चों हमारा ये जो पढ़ाने का काम था पूरा हो गया। अभी हम लोग स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अपना माइक ऑन करेंगे, हैंड रेज करेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत लिखो। सभी सजीवों की आवश्यकताएं एक समान होती है। कौन बताएगा सही है कि गलत? बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे। सही। सही। सभी सजीवों की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती। मैंने अभी बताया आपको कि जितना पानी चूहा पिएगा उतना पानी हाथी को नहीं पूरा पड़ेगा। उसकी प्यास अधिक होती है, उसका भोजन अधिक होता है। अर्थात सभी सजीवों की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती। तो ये विधान क्या है? सभी सजीवों की आवश्यकता एक समान होती है। ये गलत विधान है। क्या है बच्चा? सभी सजीवों की आवश्यकता एक समान होती है क्या? गलत है। ये विधान गलत है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। यस मिस। सभी सजीवों की आवश्यकता एक समान नहीं होती, आपने गलत उत्तर दिया था। ये विधान गलत है। सभी सजीवों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। ये प्रश्न कौन पढ़ेगा? आवश्यकता से अधिक पानी मिलने पर जलीय वनस्पतियां सड़ जाती है। बताओ। मैंने बताया था कि पानी कौन सी गलत है मिस। जलीय वनस्पतियां सड़ जाती है। गलत है, क्योंकि जलीय वनस्पति को क्या चाहिए? पानी चाहिए, है कि नहीं? यस मिस। स्क्रीनशॉट लिया? यस मिस। अभी अगला उत्तर बोलेगा शांकनील। शांकनील आप पढ़ो। शांकनील पढ़ो बेटा। कौन पढ़ेगा अगला प्रश्न? मिस मैं पढ़ूं? आपने अभी पढ़ा ना बेटे? टीचर मैं पढ़ूं? क्या नाम है आपका? गौरव। हाँ पढ़ो बेटे। शरीर पर धारियां पट्टियां होने के कारण भक्ष को भाग का अनुमान नहीं। सही है। सही है। मैंने बताया था कि बाघ क्या करता है, उसके ऊपर पट्टियां धारियां होने के कारण वो घास में छिप जाता है। वो भक्ष्य को मालूम नहीं पड़ता, है कि नहीं? धारियां पट्टियों के कारण वो अपने भक्ष्य का अनुमान बाघ का अनुमान भक्ष्य को नहीं होता। ये विधान सही है। स्क्रीनशॉट लिया? यस। इसे कौन पढ़ेगा?
प्राची पढ़ोगे आप? कृष्णा पढ़ो आप। वनस्पति हमें बहुत कुछ देती है। सही है, सही। सही है ना। वनस्पति हमें क्या क्या देती है, कौन बताएगा? वनस्पति हमें क्या क्या देती है? फल देती है, फूल देती है, छाया देती है, औषधि देती है कि नहीं? फल। नेहा चौधरी पढ़ो इसको। नेहा, टीचर मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो। किसान अधिक कष्ट करके अनाज उत्पन्न करते हैं। सही है कि? सही। वेरी गुड। एक वाक्य में उत्तर लिखो। परिसर से हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, कौन बताएगा? क्या क्या मिलता है हमें परिसर से बच्चों? खुशी बताओ। खुशी, रजक, परिसर से हमें क्या क्या मिलता है? कपड़ा, वेरी भोजन, गुड। पानी, हवा, पानी, भोजन, कपड़ा और निवास, है कि नहीं? आवास भी हमको कहाँ से मिलता है? परिसर से। तो परिसर से हमें ये सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी। प्रीतम का हाथ खुआए रहे। ये प्रश्न कौन पढ़ेगा? घास वाले क्षेत्र में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? घास वाले क्षेत्र में कौन कौन रहता है, बताओ। घास वाले क्षेत्र में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? हाँ, हिरण रहता है। हिरण रहता है। हिरण, भालू, नीलगाय, बाघ, शेर, भालू, खरगोश। ये सब कहाँ रहते हैं? घास वाले क्षेत्र में। और बाघ का निवास कहाँ होता है, कौन बताएगा? मैंने बताया था बाघ कहाँ रहता है? गुफा में। घनी झाड़ियों में, ऊंची घास में और पहाड़ी गुफा में। हमारे लिए वनस्पतियों के कौन कौन से उपयोग है, कौन बताएगा? वनस्पति से हमें क्या क्या मिलता है? टीचर, वनस्पतियों से छाया मिलती है, और फल मिलता है, फूल मिलता है। वेरी गुड। औषधि मिलती है कि नहीं? हाँ। लकड़ी मिलती है। वृक्षवासी अर्थात वृक्षारोही प्राणी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं? वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं? टीचर, हाँ, जो प्राणी कहाँ रहते हैं उन्हें वृक्षवासी कहेंगे। टीचर, हाँ, प्राणी जंगल में रहते हैं। जो प्राणी वृक्ष पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, उन्हें वृक्षवासी कहते हैं। जो प्राणी कहाँ रहते हैं? पेड़ पर या वृक्ष पर। समझ में आया? प्राणियों के उपयोग लिखो, कौन बताएगा प्राणियों के उपयोग? प्राणियों से हमें क्या क्या मिलता है? टीचर, हाँ, टीचर, हाँ, हमें ना दूध मिलता है। हाँ, प्राणियों से हमें दूध मिलता है, और क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है। मैंने बताए थे ना प्राणियों के उपयोग। हाँ टीचर। यस।
और क्या होता है? और प्राणियों के उपयोग नहीं पता? कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, बोझा ढोने के लिए हमको प्राणियों का उपयोग होता है, सवारी करने के लिए हमको प्राणियों के उपयोग होते हैं, बताया था ना मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। ओके मिस। थैंक यू बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? यस। प्रश्न के उत्तर आप लिखोगे, पाठ का आप लोग वाचन करोगे और होमवर्क करके ग्रुप में भेजोगे, ठीक है ना? ओके मिस। थैंक यू बच्चों। अभी आप रिमूव